नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर कह सकते हैं पूरे देश में एक बहस सी छिड़ी हुई है, जाति जनगणना। ये सिर्फ सिर गिनने की बात नहीं है, ये आंकड़ों का वो खेल है जिससे राजनीति, पहचान और सामाजिक न्याय की पूरी तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल। और ये मुद्दा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि हम आज भी 21वीं सदी में लगभग 90 साल पुराने डेटा पर बहस कर रहे हैं। भारत में आखिरी बार हर जाति की गिनती यानी 1931 में हुई थी, मतलब ब्रिटिश राज में। अच्छा। उसके बाद से आज़ादी के बाद भी सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST का डेटा ही इकट्ठा किया जाता रहा है। बाकी जातियों का कोई साफ डेटा है ही नहीं हमारे पास। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। आज हम 3 बड़े सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। पहला, क्या सरकार वाकई जाति से जुड़ा डेटा किसी राजनीतिक मजबूरी में सामने ला रही है या छिपा रही है? दूसरा, करोड़ों लोग सरकारी योजनाओं से बाहर क्यों हैं, क्योंकि कागजों पर उनकी पहचान ही कह सकते हैं अज्ञात है। और तीसरा, आरक्षण बनाम असली आबादी। जब ये आंकड़े सामने आएंगे तो जमीन पर इसका क्या मतलब होगा? और ये पड़ताल इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि सरकार ने अब घोषणा कर दी है, अगली जनगणना जो शायद 1 मार्च 2027 के आसपास शुरू होगी, उसमें जाति का कॉलम शामिल किया जाएगा। और इसी एक घोषणा ने, आप समझिए, दशकों से चल रही बहस को फिर से सुलझा दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण उस डेटा को कभी पूरी तरह से प्रोसेस ही नहीं किया गया। तो मतलब हम आज भी एक औपनिवेशिक शासन के लिए बनाए गए डेटा पर निर्भर हैं? एक तरह से, हाँ। वाह! तो लगभग 1 सदी से हम एक तरह से अंधेरे में नीतियां बना रहे हैं। ये सोचने में ही अजीब लगता है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार अब अचानक क्यों जागी है। कागज पर तो कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सामाजिक आंकड़ों को अपडेट करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का तो यही बयान है। हाँ, आधिकारिक लाइन तो यही है, लेकिन जब हम सूत्रों और रिपोर्ट्स को खंगालते हैं तो एक दूसरी ही कहानी सामने आती है। इसके पीछे 2 बड़े कारण नजर आते हैं। पहला है बिल्कुल साफ चुनावी रणनीति। अच्छा, चुनावी रणनीति कैसे? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह जानना कि किस जाति के कितने वोटर कहाँ रहते हैं, ये किसी सोने की खान से कम नहीं है। ये डेटा पार्टियों को अपने संसाधन, अपने संदेश और अपने उम्मीदवार सब कुछ सटीक तरीके से चुनने में मदद करता है। मतलब वो अपने वोट बैंक को बहुत बारीकी से टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या ये इतना सीधा है? बिहार में हमने देखा कि जाति जनगणना के नतीजे आने के बाद भी चुनावी नतीजे उम्मीद के बिल्कुल मुताबिक नहीं थे। तो क्या ये सोने की खान वाला तर्क थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? ये एक बेहतरीन सवाल है। नहीं, ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि डेटा आया और आप चुनाव जीत गए। बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन ये एक बहुत शक्तिशाली औजार जरूर है। ये आपको बताता है कि कौन से छोटे छोटे जाति समूह हैं जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है। अच्छा। शायद कोई एक पार्टी उन तक पहुंचकर एक नया वोट बैंक बना ले। तो ये गारंटी नहीं देता, लेकिन खेल के मैदान को पूरी तरह बदल देता है। समझ गया। और दूसरा पहलू जो शायद सबसे ज्यादा विस्फोटक है, वो है आरक्षण। सही पकड़ा आपने। दूसरा और शायद सबसे बड़ा कारण है आरक्षण में संभावित बदलाव। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि अगर इस जनगणना में OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी अनुमान से ज्यादा निकलती है, तो सरकार पर सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में आरक्षण की जो 50% की सीमा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, हाँ, उसे बढ़ाने का भारी दबाव बनेगा और सरकार इस पर विचार भी कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत भूचाल हो सकता है। और यहीं से असली सवाल और डर पैदा होते हैं। पहला और सबसे बड़ा आरोप जो लग रहा है, क्या सरकार डेटा छिपा रही है या इसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करना चाहती है? सोशल मीडिया और विपक्ष में ये डर बहुत ज्यादा है कि सरकार इन आंकड़ों का इस्तेमाल सिर्फ वोट साधने के लिए करेगी, न कि असल सामाजिक न्याय के लिए। और ये डर बेवजह नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है पारदर्शिता की कमी। मतलब अभी तक सरकार ने ये बिल्कुल साफ नहीं किया है कि ये डेटा किस रूप में और किसे उपलब्ध कराया जाएगा। क्या ये आम जनता के लिए उपलब्ध होगा, रिसर्चर्स के लिए होगा, या सिर्फ सरकारी विभागों के लिए? अगर डेटा सिर्फ सरकार की तिजोरी में बंद रहेगा तो ये डर तो हमेशा रहेगा कि कहीं सरकार इसका गलत इस्तेमाल न कर ले। मतलब ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ना, कि सिर्फ सामाजिक न्याय की पहल। लेकिन क्या ये जरूरी नहीं कि दोनों चीजें एक साथ सच हों? अच्छा। हो सकता है कि एक राजनीतिक रणनीति हो, लेकिन इसका नतीजा सामाजिक न्याय भी हो सकता है। क्या राजनीति और सामाजिक न्याय को हमेशा अलग अलग देखना जरूरी है? ये एक बेहतरीन सवाल है।
और यही उस मुद्दे का सबसे जटिल पहलू है कि इरादा क्या है और असर क्या होगा। ये दो अलग बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। कुछ आलोचक इसे राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि बिना डेटा के सामाजिक न्याय की बात करना भी तो हवा में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल, और इस डेटा की कमी का असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि करोड़ों आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी पहचान अब तक गायब रही है। कई पिछड़ी और ओबीसी जातियों का कोई पुख्ता डेटा हमारे पास है ही नहीं। इसका असल जिंदगी में क्या असर होता है? इसका सीधा असर सरकारी नीतियों और योजनाओं पे पड़ता है। जब सरकार को पता ही नहीं कि किस समुदाय के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है, वो कहाँ रहते हैं, तो उनके लिए योजनाएं कैसे बनेंगी? वो सिर्फ अंदाजे पर बनती हैं। हाँ बिल्कुल। इसीलिए कई समुदाय ये दावा करते हैं कि उन्हें आरक्षण या कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज तक इसलिए नहीं मिला क्योंकि आंकड़ों में उनका वजूद ही नहीं था। वो सरकारी फाइलों में अदृश्य हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास? हाँ, कर्नाटक का 2015 का सामाजिक आर्थिक सर्वे एक क्लासिक केस है। जब उसके नतीजे लीक हुए तो हंगामा मच गया। वहां लिंगायत और वोक्कालेगा जैसे राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली समुदायों ने आरोप लगाया कि सर्वे में उनकी गिनती कम करके दिखाई गई है। वाह, मतलब अगर इतने ताकतवर समुदायों को ये डर है कि उनकी गिनती कम हो गई तो उन छोटी और हाशिए पर मौजूद जातियों का क्या होता होगा, जिनकी कोई आवाज ही नहीं है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़िया। यही इस समस्या का केंद्र है। अगर प्रभावशाली समुदाय डेटा को लेकर इतने संवेदनशील हैं, तो आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों छोटी उपजातियां जो हमेशा से विकास की दौड़ में पीछे रही हैं, उनके साथ क्या होता होगा। एक सटीक जातिगत डेटा उन्हें पहली बार एक पहचान देगा, एक संख्या देगा जिसके आधार पर वो संसाधनों में अपनी हिस्सेदारी मांग सकते हैं। बिल्कुल। और जब इन गायब जातियों को गिना जाएगा तो इसका सीधा असर उस चीज पर पड़ेगा जिस पर दशकों से भारतीय राजनीति टिकी हुई है, आरक्षण। यहीं पर असली टकराव की स्थिति बनती है ना? एकदम। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था और आने वाली असली आबादी के आंकड़ों के बीच। एकदम। अभी जो आरक्षण की नीतियां हैं, चाहे वो SC, ST या OBC के लिए हों, वो दशकों पुराने जनसंख्या अनुमानों पर आधारित है। मंडल कमीशन ने भी 1931 के डेटा के आधार पर ही OBC आबादी का अनुमान 52% लगाया था। 52%। हाँ, अगर नई जनगणना में ये पता चलता है कि OBC की आबादी वाकई 50% से ज्यादा है या किसी और समूह की आबादी अनुमान से बहुत अलग है, तो आरक्षण का पूरा ढांचा हिलाने का दबाव बनेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे लेकर कई लोग बहुत चिंतित हैं। वो कहते हैं कि इससे समाज और ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा जोखिम है। आलोचक कहते हैं कि जैसे ही ये आंकड़े बाहर आएंगे, समाज में एक नई होड़ शुरू हो जाएगी। नई नई जातियां आरक्षण की मांग करने लगेंगी। जो जातियां पहले से आरक्षण का लाभ ले रही हैं, वो अपना कोटा बढ़ाने की मांग करेंगी। और जिन सामाजिक समूहों को आरक्षण नहीं मिलता, उन्हें डर लगेगा कि उनका हिस्सा छिन रहा है। ये आरक्षण की अनंत वृद्धि का एक खतरनाक रास्ता खोल सकता है, जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। और ये आंकड़े सिर्फ नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण तक ही सीमित नहीं रहेंगे, है ना? इनका इस्तेमाल तो राजनीतिक नक्शा बदलने के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। इसका दूसरा बड़ा असर होगा लोकसभा परिसीमन पर, यानी डिलिमिटेशन पर। अच्छा। चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं जनसंख्या के आधार पर तय होती हैं। जब हमारे पास जातिगत जनसंख्या का सटीक डेटा होगा, तो इस बात की पूरी संभावना है कि निर्वाचन क्षेत्रों को इस तरह से फिर से बनाया जाए कि किसी खास जाति का वोट बैंक एक जगह केंद्रित हो जाए। इससे कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य बन या बिगड़ सकता है। और एक और दिलचस्प कोण है जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, महिला आरक्षण। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि सरकार 2029 में महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है और ये जाति जनगणना उसी बड़ी रणनीति का एक जरूरी हिस्सा हो सकती है। ये कनेक्शन क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसमें SC और ST महिलाओं के लिए तो कोटा तय है, लेकिन OBC महिलाओं के कोटे पर अभी भी स्पष्टता नहीं है। बिल में कोटा के अंदर कोटा का प्रावधान है, यानी कुल 33% महिला सीटों में से OBC महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित होंगी। सही है। लेकिन ये कोटा कितना होगा, ये तय करने के लिए सरकार को OBC की सटीक आबादी का आंकड़ा चाहिए। अच्छा, तो क्या इसका मतलब यह है कि जाति जनगणना के बिना
महिला आरक्षण का कोटा के अंदर कोटा वाला प्रावधान लागू ही नहीं हो सकता? तकनीकी रूप से हो तो सकता है, लेकिन वो अंदाजे पर आधारित होगा और उसे तुरंत अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कोई भी सरकार एक ऐसा कानून नहीं बनाना चाहेगी जिसकी नींव ही कमजोर हो। सटीक जातिगत आंकड़े होने से सरकार ये कह पाएगी कि ओबीसी महिलाओं के लिए जो X% आरक्षण दिया गया है वो उनकी आबादी के अनुपात में है। यह उस कानून को एक डेटा समर्थित कवच देता है जिसे तोड़ना मुश्किल होगा। तो साफ है कि इस खेल में कई खिलाड़ी हैं और सबके अपने अपने हित दांव पर लगे हैं। एक तरफ पिछड़े और ओबीसी समुदाय हैं जो अपनी सही संख्या और पहचान चाहते हैं ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। उनकी सीधी सी मांग है, हमारी गिनती करो ताकि हमें हमारा हिस्सा मिले। बढ़ने से उनके अवसर कम हो जाएंगे। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि कुछ इलीट वर्ग इस जनगणना से इसलिए डरते हैं क्योंकि इससे सामाजिक सत्ता की असली तस्वीर सामने आ जाएगी, जो शायद उनके लिए सहज ना हो। ये यथास्थिति को चुनौती देगा। और राजनीतिक दलों का क्या? उनके लिए क्या मायने रखता है? एक तरह की रेस लग जाएगी क्रेडिट लेने की। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक दोधारी तलवार है। विपक्ष इसे अपनी जीत की तरह पेश कर सकता है कि देखो, हमारे दबाव में सरकार को झुकना पड़ा, हमने आम आदमी की आवाज उठाई। वहीं सत्ताधारी पार्टी इसे सामाजिक न्याय और डेटा पर आधारित पारदर्शी शासन की एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकती है। वो कह सकते हैं कि हम पहली बार नीतियों को डेटा ड्रिवन बना रहे हैं, अंदाजे पर नहीं। आखिर में सब इस पर निर्भर करेगा कि डेटा क्या कहता है और उसका इस्तेमाल कौन ज्यादा चतुराई से करता है। बिल्कुल। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मान लीजिए ये जनगणना हो जाती है, आंकड़े आ जाते हैं, तो भविष्य में इसका असर क्या हो सकता है? इसके कई दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। पहला और सबसे सीधा नतीजा होगा नीतिगत सुधार। आरक्षण की दरों का पुनर्गठन हो सकता है। ऐसी नई कल्याणकारी योजनाएं बन सकती हैं जो सीधे उन समुदायों को टारगेट करेंगी जो अब तक छूट गए थे। अच्छा। दूसरा, जैसा हमने बात की, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर इसका बड़ा असर होगा। और सामाजिक स्तर पर क्या बदलाव आएगा? सामाजिक स्तर पे ये एक बड़ा बदलाव लाएगा। जो समुदाय आज तक अनदेखे थे, जिन्हें हमेशा बड़े जाति समूहों में गिन लिया जाता था, उनकी अपनी एक अलग पहचान बनेगी। ये पहचान उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से मोलभाव करने की ताकत देगी। तो ये सार्वजनिक संसाधनों के बंटवारे को ज्यादा न्यायसंगत बना सकता है? हाँ, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन इसके साथ रोज जोखिम भी तो बहुत बड़े हैं। निश्चित रूप से सबसे बड़ा जोखिम है सामाजिक विभाजन का और गहरा होना। ये डर वास्तविक है कि इससे जाति आधारित राजनीति को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और विकास के मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। दूसरा बड़ा जोखिम है डेटा की विश्वसनीयता का। अगर जनगणना प्रक्रिया में गड़बड़ियां होती हैं, जैसा कि कर्नाटक के सर्वे में आरोप लगा था, तो पूरी कवायद की वैधता पर ही सवाल उठ जाएंगे। सही बात है। और तीसरा, अगर डेटा को पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक नहीं किया गया तो उसके दुरुपयोग की आशंका हमेशा बनी रहेगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से एक बात तो शीशे की तरह साफ है। जाति जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को बदलने की क्षमता रखने वाला एक बहुत बड़ा और संवेदनशील कदम है। यह उन लोगों को पहचान दिलाने की एक कोशिश है जो अब तक अदृश्य थे। यह आरक्षण की व्यवस्था पर दशकों बाद फिर से सोचने का एक मौका है और सामाजिक न्याय के लिए एक ठोस जमीन तैयार करने का एक जरिया भी हो सकता है। लेकिन इसमें उतने ही बड़े जोखिम भी हैं। अगर डेटा का सही और पारदर्शी इस्तेमाल नहीं हुआ तो ये समाज को जोड़ने के बजाय और ज्यादा बांट सकता है। विश्वसनीयता एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल। और हमें ये भी सोचना होगा कि क्या सिर्फ संख्या के आधार पर आरक्षण दे देना ही सामाजिक न्याय का एकमात्र रास्ता है, या हमें दूसरे तरीकों के बारे में भी सोचना चाहिए? ये एक जटिल सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल। और हम आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ यहीं छोड़ना चाहेंगे, जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या जाति जनगणना से सामाजिक असमानता सच में खत्म हो जाएगी, या यह सिर्फ पहचान की एक नई तरह की राजनीति का आधार बनेगी?